नमस्कार। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के जो गुण हैं, दंड चुंबक के गुण हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज इन लेसन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम। चुंबकत्व में गाउस का नियम। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के अंदर भी गाउस का नियम पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान था उस आवेश का 1/ε0 गुणा था। यानी कि ये तो था गाउस का नियम विद्युत के लिए। आज हम चुंबक के लिए गाउस का नियम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बारे में क्या है ये कि एक हमने कोई बंद पृष्ठ लिया है काल्पनिक, हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, ds वेक्टर इसका क्षेत्रफल है और इस पृष्ठ से इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो है गुजर रहा है, बी वेक्टर हमने इसको नाम दे दिया है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा फाई, वो इसके बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो 0 होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? सबसे पहले कि किसी बंद पृष्ठ से कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हैं हम ds वेक्टर, तो इससे जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जितनी गुजर रही है उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और गाउस का नियम क्या है इसके अंदर चुंबकत्व में कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स है, नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, उसका मान 0 होता है। ये चुंबकीय जो है चुंबकत्व में गाउस का नियम। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार आता है वो किस प्रकार से है। देखेंगे हम लोग कि हमने कोई एक परिनलिका ली है, जब हम परिनलिका के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करवा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर परिनलिका एक दंड चुंबक की तरह बिहेव करती है। यानी कि इसका एक सिरा तो उत्तरी ध्रुव की तरह और एक सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और इसमें धारा का प्रवाह करवाते हैं तो इसके अंदर इसकी अक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो एक समान होता है और जो इसके सिरे हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है और अंदर अक्ष के ऊपर एक समान होता है। अब यदि हम लोग किसी भी धागे की सहायता से या किसी प्रकार से इस परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हम लटका देते हैं, तो इस प्रकार से यदि हम इसको लटका रहे हैं किसी परिनलिका को, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ पदार्थ लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोहा लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, निकल लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ हम इस परिनलिका के पास लेकर आते हैं तो वो पदार्थ इसके अंदर की ओर खींचने लगते हैं, अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं। यानी कि सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कम, अक्ष के ऊपर अंदर अधिक होता है, एक समान होता है। अर्थात जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित हो रहे हैं। लोहा लेकर आए, आप कोबाल्ट लेकर आए, निकल लेकर आए, कोई भी पदार्थ लेकर आए परिनलिका के पास, तो वो अंदर की ओर विस्थापित होते हैं, खींचने लगते हैं अंदर की ओर एक प्रबल बल की सहायता से। एक बल का मान प्रबल होता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अधिक बल लगता है, जिसकी वजह से जो पदार्थ लेकर आए हम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, किसी भी प्रकार का कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लेकर आए, तो वो इसके क्या हुआ कि अंदर की तरफ विस्थापित होने लग गया। यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित हो रहा है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो हम लेकर आए हैं वो पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ, फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम को इसके पास लेकर आते हैं तो वो भी कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं। अर्थात इसके सिरों से अंदर की ओर अक्ष की तरफ खींचने लगते हैं परिनलिका के
अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित हो रहे हैं, परंतु ये बल पहले की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है। पहले वाला बल तो बहुत प्रबल था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था, जो लोह चुंबकीय जो पदार्थ लेकर आए वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से विस्थापित हो रहे थे। परंतु इसके अंदर जो पदार्थ है, फॉर एल्यूमिनियम लेकर आए हम, तो वो पदार्थ विस्थापित तो हो रहा है कम से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर, परंतु जो बल लग रहा है उसका जो वो मान है वो एक दुर्बल बल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, कमजोर बल है, इसकी तुलना में कम लग रहा है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जो हम पास लेकर आए हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिस्मित हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, इस प्रकार के हम पदार्थ लेकर आते हैं परिनलिका के तरफ, तो वो इससे दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, मतलब इससे दूर भाग रहे हैं, अधिक से कम की ओर दौड़ रहे हैं, और ये बल का मान दुर्बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। तो ऐसे जो पदार्थ हम लेकर आए हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कि एक नंबर तो थे लोह चुंबकीय पदार्थ जो कम से अधिक वाले भाग की ओर विस्थापित हो रहे थे, लोहा, निकल, कोबाल्ट। 2 नंबर अणुचुंबकीय पदार्थ थे जो कि विस्थापित हो रहे थे कम से अधिक की तरफ, परिनलिका की तरफ, अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, लेकिन बल का मान दुर्बल था। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिया था, वो अणुचुंबकीय पदार्थ था। फिर 3 नंबर आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो कि अधिक से कम की ओर, मतलब इससे दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और बल का मान दुर्बल होता है। फॉर एग्जांपल पानी है, सोना है, एंटीमनी, इस प्रकार के पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चुंबकत्व में कुछ महत्वपूर्ण राशियां आती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो 1 नंबर राशि है चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, या फिर इसे ओनली चुंबकन भी कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता या चुंबकन क्या होता है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। तो देखते हैं हम क्या होता है कि हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोहे को लेकर आए, तो अभी लोहा किसी चुंबक यानी कि किसी अन्य लोहे से, किसी पदार्थ से नहीं चिपक रहा है, वो उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही मैं उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आया, किसी चुंबक से रगड़ा, तो उस लोहे के ऊपर चुंबकीय गुण आ चुके हैं। अब उस लोहे को किसी अन्य लोहे के पास कुछ क्षण के लिए लेकर गए तो वो उससे चिपकता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। कि किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं तो उसके एकांक आयतन में, पूरे पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लग जाता है, अर्थात चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसी को ही हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण को, वी आयतन में m चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है, m नेट, तो इसे ही हम चुंबकन तीव्रता या चुंबकन कहते हैं, जिसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। आयतन v है, m चुंबकीय आघूर्ण, तो एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसकी मात्रक की बात करें हम तो देखेंगे, जो चुंबकीय घूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 मीटर बचा नीचे, तो एम्पियर पर मीटर आ चुका है। और विमा की बात करेंगे तो A1 L1 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, और ये एक सदिश राशि होती है। 2 नंबर डेफिनेशन आती है चुंबकीय तीव्रता या फिर चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, तो चुंबकन क्षेत्र एक वह बाहरी क्षेत्र है कि हम यहां पर किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी लोहे को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आए थे, तो जब वह चुंबकित हो रहा था, मतलब चुंबकीय घूर्ण उत्पन्न हो रहा, तो वह बाहरी
जो क्षेत्र है जिसके अंदर कोई पदार्थ चुंबकन के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग, कि उसका चुंबकन करवाना हो, चुंबकन तीव्रता करवानी हो, तो चुंबकन के लिए किसी पदार्थ को जिस क्षेत्र में लेकर आया जा रहा है उसी क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। तो यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये उसकी चुंबकनशीलता है निर्वात की। इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर होता है, यही इसकी विमा होती है जो इसकी है, और ये भी एक सदिश राशि होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति देखेंगे क्या होती है कि जो चुंबकन तीव्रता थी I, वो चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। और यदि हम समानुपाती का निशान हटा रहे हैं तो काई आ जाता है, काई m मैग्नेटिज्म के लिए। काई ही यहां पर एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कि समानुपाती हटाए तो काई आए, जो कि एक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इफ यदि H इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर मीटर हो तो I इज इक्वल टू काई m हो जाएगा। कि यदि एकांक चुंबकन क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो उस पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता है वही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि I के इक्वल आ रही है, H का मान 1 था, चुंबकन क्षेत्र का मान एकांक को, एकांकन चुंबकन क्षेत्र के अंदर कोई पदार्थ रखा हुआ है तो उसकी जो चुंबकन तीव्रता होगी उसे ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता। तो चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता क्या होती है देखेंगे कि किसी माध्यम में से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता है, जिस प्रकार से हमने विद्युतशीलता पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की विद्युतशीलता, कि कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ से, किसी माध्यम से, कोई भी मीडियम है, किसी माध्यम में से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो किसी माध्यम को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पार करने की जो भेदने की क्षमता है उसे ही हम चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। तो आगे एक आता है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, कि किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। एप्सिलॉन जो है, म्यू है, वो किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता है, और जो म्यू नोट है वो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता है। तो माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात है, रेशो है, तो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। हम विभिन्न चुंबकीय भौतिक राशियों में संबंध, या फिर हम कह सकते हैं म्यू आर एंड काई एम में संबंध। म्यू आर आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये भी कह सकते हैं आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध ज्ञात कीजिए, या फिर विभिन्न चुंबकीय भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक परिनलिका ली है हमने, परिनलिका के अंदर धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो इसके जो क्रोड अक्ष के ऊपर कोई चुंबकीय पदार्थ है उसके ऊपर चुंबकन आ जाता है, और इसके अंदर धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, उसके कारण चुंबकीय जो प्रेरण है वो B0 है, और इसके अंदर जो चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ उसके कारण हम B1 मान लेते हैं। तो कुल जो इसके ऊपर चुंबकीय प्रेरण होगा वो B0 प्लस B1 मान लिया। B इज इक्वल टू μ0H प्लस μ0I। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसके अक्ष के ऊपर जो है वो B समानुपाती H होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H होता है, तो B इज इक्वल टू μH बन जाएगा, यानी कि H इज इक्वल टू B0 अपॉन μ0। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, चुंबकन क्षेत्र के अंदर पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। तो हम यहां से देखते हैं B इज इक्वल टू, पूरे में से μ0 कॉमन आ रहा है, अंदर H प्लस I बन जाता है। तो B μ0 हम नीचे ले आए, या इधर पड़ा है μ0, H को भी हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस I अपॉन H बन जाता है। फिर हम देखते हैं H को हम अगर नीचे ले आते हैं
इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस आई अपॉन एच बचेगा। फिर हम देखते हैं b अपॉन एच जो वैल्यू है वो किसकी होगी, म्यू की वैल्यू होती है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच। म्यू नॉट को हम नीचे ले आए, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच। तो माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात म्यू आर होता है, जिसे आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और आई अपॉन जो वैल्यू है वो काई एम की थी, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर कि आई समानुपाती एच था, समानुपाती हटाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर काई का साइन आया था, तो काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच आया। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो ये संबंध होता है विभिन्न चुंबकीय भौतिक राशियों में कि आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।